गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम ईयर के बारे में देखेंगे। ईयर के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ईयर मतलब कान। तो हम ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा ईयर का जो है सेक्शन कार्ड है। तो जो है यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा ईयर शो हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पिन्ना। ये बाहरी आवरण है, ये पिन्ना कहलाता है और ये ईयर कैनाल कहलाता है। और ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये ईयर ड्रम कहलाता है। और ये हड्डियां हैं, 3 हड्डियां होती हैं कान में। तो सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान में ही पाई जाती है। तो ये यहाँ पे जो स्टपीज है, और ये मॉलियस, और ये इनकस है, ये मॉलियस है। तो मॉलियस, इनकस एंड स्टपीज, ये 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं, जो है ये फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाइड करती हैं। जो कान से जो है आवाज आता है, ये ड्रम पे पड़ता है, फिर यहाँ से जो है एम्पलीफाई करके यहाँ कॉन्क्लिया में भेजी जाती है। कॉन्क्लिया जो है हमारा घोंघे की तरह एक जो है स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो है फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड जो है इससे जो है आवाज जो है अलग अलग होके मतलब इसमें इसका विश्लेषण होता है। इसके बाद ऑडिटरी नर्व में यहीं से जुड़ी रहती है हमारी ऑडिटरी नर्व। जो ऑडिटरी नर्व है, ये जाके सीधे मस्तिष्क, दिमाग, माइंड से मतलब जुड़ी हुई होती है। तो ये स्ट्रक्चर है ईयर का। किस तरह से हमारा कान वर्क करता है, इसको हम आज देखने वाले हैं। तो ईयर के जो है फंक्शन को हम देखेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म है, उनको हम देखने वाले हैं। बेसिक टर्म जो है हमारा रिलेटेड है ध्वनि से, क्योंकि हमारा ईयर जो है, कान हमारा जो है, वो ध्वनि को ही जो है रिसीव करता है, और रिसीव करके जो है माइंड तक भेजता है। तो ये जो है, ये जो है ध्वनि को रिसीव करता है। तो इससे पहले हमें जो है ध्वनि के बारे में जानना जरूरी है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म देखेंगे, फिर ईयर के जो है स्ट्रक्चर को फिगर के थ्रू जो है हम समझने वाले हैं। और हमें जो है सारा कंसेप्ट हम फिगर के थ्रू जो है हम देख के समझने वाले हैं। और इसका जो है हम थोड़ा सा कोडिंग बेस भी फंडा देखेंगे कि किस तरह से हम इसका जो है डेसिबल सेट करेंगे, और उसके अनुसार हमें वो बताएगा कि कौन सी आवाज जो है सुनने योग्य है और कौन सी आवाज सुनने योग्य नहीं है, मतलब नुकसान कर सकती है। तो अभी उसको हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं अपने मेन फाइल पे, जुपिटर वाले सेक्शन पे। वहीं पे हम जो है उस पीपीटी का जो है अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसको करते मिनिमाइज। ये हमारी पीपीटी बनी हुई है, लेकिन इसी पीपीटी को हम जो है अपने जो है जुपिटर वाले सेक्शन में समझाएंगे कि कैसे वर्क करता है ईयर। तो चलते हैं सबसे पहले एनाकोंडा पे। यहाँ जुपिटर लॉन्च करेंगे, जो कि हमारा एनाकोंडा नेविगेटर का जो है एक एडिटर है जुपिटर। इसको लॉन्च करने के बाद हम आ जाते हैं अपने फाइल पे। तो ये हमारा फाइल है ध्वनि से मतलब कान से रिलेटेड। इसमें हमने थोड़ा सा जो है वर्क किया है, उसी के थ्रू हम आपको ईयर का स्ट्रक्चर समझाएंगे कि ईयर कैसे वर्क करता है। तो इस फाइल को आप वन व्यू चार्ट में देख लीजिए, हमने इसमें क्या किया है। इसी को हम जो है अभी आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से ईयर हमारा वर्क करता है। तो ये फाइल है। इस फाइल में जो है ध्वनि से रिलेटेड बेसिक जो है कंसेप्ट दिए गए हैं। उसके बाद कान कैसे काम करता है, उसको हमने यहाँ पे समझाया है। फिगर भी यहाँ हमने जो है फिगर लेके जो है उसमें ईयर के पार्ट को समझाया है। उसके बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पे कोड सेक्शन जो है अपना लिया है। कोड सेक्शन लेने के बाद यहाँ से हमने पांडाज का और टिंकटर का यूज करके हमने कोड सेक्शन लिया है। इसको अभी हम आपको दिखाएंगे, इसमें हमने क्या किया है और इसमें क्या वर्क हमने किया है, क्या करके हम क्या दिखाना चाहते हैं आपको।
तो ये सब अभी हम आपको धीरे-धीरे आपको दिखाने वाले हैं। तो ये है, यहाँ तक हमारा जो है फ़ाइल है। इस फ़ाइल के थ्रू हम आपको अब जो है ईयर का स्ट्रक्चर समझाने वाले हैं। तो ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं, हम जो है थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो जुपिटर लैब को हम मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो अभी ये हमारा मैक्सिमाइज़ हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है हमारे ईयर में जाती है और ईयर के थ्रू ही ध्वनि जो है ईयर के थ्रू ही हमें सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि क्या है? मूल परिभाषा, ध्वनि वह कंपन है जो हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्वनि के प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड। तो प्राकृतिक ध्वनि है, नेचुरल साउंड। कृत्रिम ध्वनि है, आर्टिफिशियल साउंड। मानव निर्मित ध्वनि है, ह्यूमन मेड साउंड। तो जो प्राकृतिक ध्वनि है उसमें क्या है? पक्षियों की चहचहाहट, बर्ड चेयरपिंग, नदी की कलकल, रिवर मुरमुर, हवा की सरसराहट, विंड रसलिंग, बिजली की कड़क, थंडर। तो ये प्राकृतिक ध्वनि है। कृत्रिम ध्वनि क्या है? वाहन की आवाज, व्हीकल नॉइज, वाद्य यंत्र की ध्वनि, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड, मशीनों की घड़घड़ाहट, मशीनरी नॉइज, हार्न की ध्वनि, हॉर्न साउंड। तो ये कृत्रिम हमारा कृत्रिम ध्वनि है। अब मानव निर्मित ध्वनि क्या है? ह्यूमन मेड साउंड, भाषण स्पीच, गाना सिंगिंग, तालियां क्लैपिंग, हंसी लाफ्टर। तो ये मानव निर्मित ध्वनि है। तो ध्वनि की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ध्वनि की विशेषता क्या होती है? अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि की कोई मतलब कुछ विशेषताएं होती है, तो उसको हम देखते हैं। ध्वनि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी। तीव्रता होती है ध्वनि में, तो तीव्रता इंटेंसिटी, तेज होती है तीव्रता, धीमी होती है मतलब तेज लाउड, धीमा सॉफ्ट। गुणवत्ता होती है, ध्वनि की कुछ गुणवत्ता भी होती है, जैसे क्वालिटी क्या होती है? कठोर हार्श होती है, मधुर मेलोडियस होती है, कर्कश श्रिल होती हैं। तो ये गुणवत्ता हो गई। और ध्वनि में दिशा भी होती है। तो दिशा मतलब डायरेक्शन, सामने से आने वाली ध्वनि, साउंड कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। पीछे से आने वाली ध्वनि, साउंड कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। तो दिशा कौन कौन सी हो गई? सामने से आने वाली ध्वनि और पीछे से आने वाली ध्वनि। तो आवृत्ति, तीव्रता, गुणवत्ता, दिशा, ये ध्वनि की विशेषताएं हैं। ध्वनि के स्रोत, सोर्स ऑफ साउंड, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स। तो जानवर एनिमल से, पेड़ पौधों से, जल स्रोत से। तो ये जो है स्रोत है जहां से हमें ध्वनि मतलब उत्पन्न होती है, प्राकृतिक स्रोत है। कृत्रिम स्रोत क्या है? लाउड स्पीकर है, रेडियो है, टेलीविजन है, टीवी है। मतलब ये कृत्रिम स्रोत है। ऐसे बहुत सारे स्रोत है। यहाँ हमने जो है आपको दिखाने के लिए थोड़े से जो है एग्जाम्पल जो है यहाँ पे सेट कर दिए, प्राकृतिक स्रोत के और कृत्रिम स्रोत के। ध्वनि के उपयोग कहाँ पे होते हैं? ध्वनि का उपयोग संचार में, कम्युनिकेशन में, अध्ययन स्टडी में। तो संचार कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है उपयोग? बातचीत कन्वर्सेशन जब करते हैं, चेतावनी वार्निंग सिग्नल के रूप में, संगीत म्यूजिक के रूप में। तो ये संचार हो गया। अध्ययन स्टडी में क्या है? भाषण ध्वनि विज्ञान फोनेटिक्स, संगीत विद्या म्यूजिकोलॉजी, भौतिकी फिजिक्स ऑफ साउंड। तो ध्वनि का उपयोग संचार कम्युनिकेशन हुआ और अध्ययन स्टडी में। मतलब यहाँ पे हम आपका ध्वनि का थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं कि क्या उपयोग का मतलब होता है। तो संचार कम्युनिकेशन का हमने सेट कर दिया और यहाँ अध्ययन स्टडी, इस दो सेक्शन में आपको हम दिखा रहे हैं कि ध्वनि के यहाँ पे यूज होते हैं। ध्वनि से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावलियां, साइंटिफिक वोकैबुलरी रिलेटेड टू साउंड। तो जो है ध्वनि से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावलियों में होता है गूंज, इको, कंपन, वाइब्रेशन, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, आवृत्ति स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, शोर नॉइज। तो इसको हम अब देख लेते हैं। गूंज क्या होता है? परिभाषा,
जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है और हमारे कानों तक पहुंचती है तो इसे गूंज कहते हैं। मतलब वह किसी सतह से टकराएगी और वहां से वापस लौटेगी और हमारे कानों तक पहुंचेगी तो उसे गूंज कहते हैं। पर्वतों के बीच या गुफाओं में ध्वनि की गूंज सुनाई देती है। आवश्यक शर्तें: सतह से ध्वनि का परावर्तन: ध्वनि स्रोत और सतह के बीच न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर का होना चाहिए। कंपन क्या है? किसी वस्तु किसी वस्तु के तेजी से हिलने या थरथराने को कंपन कहते हैं। ध्वनि और कंपन का संबंध: ध्वनि और कंपन का क्या संबंध है? ध्वनि का निर्माण कंपन से होता है। जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कंपन से होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह हवा में तरंगे उत्पन्न करती है जो हमारे कानों तक पहुंचती है। उदाहरण: गिटार के तार, तबला या ड्रम की सतह। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। परिभाषा: ध्वनि तरंग की दो समान बिंदुओं जैसे दो शिखरों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो शिखरों और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इकाई इसका मीटर में होता है। इसकी गणना कैसे करते हैं? लैम्डा इक्वल टू बी अपान एफ, जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, बी मतलब ध्वनि की गति है और यह आवृत्ति है। प्रभाव: उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कम होता है, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो ये प्रभाव है, जो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि होती हैं उनका तरंग दैर्घ्य कम होता है और निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। आवृत्ति स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। परिभाषा क्या है इसका? यह ध्वनि तरंगों में मौजूद विभिन्न आवृत्तियों और उनकी तीव्रताओं का ग्राफिकल प्रदर्शन है। ध्वनि का विश्लेषण: श्रव्य ध्वनि, जो सुनने वाली ध्वनि है, ऑडिएबल साउंड, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हमें सुनाई देती है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। उपसर्प ध्वनि, इंफ्रासोनिक ध्वनि जो होती है 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। मतलब इससे जो कम होगी वो इंफ्रासोनिक कहलाएगी। 20 हर्ट्ज से जो कम होगी वो इंफ्रासोनिक कहलाएगी। और पराश्रव्य ध्वनि क्या होगी? अल्ट्रासोनिक ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, मतलब 20,000 से अधिक की जो ध्वनि होगी वो क्या कहलाएगी? पराश्रव्य ध्वनि। तो उपयोग कहाँ पे होता है इन सब का? संगीत में स्वर की गुणवत्ता जांचने के लिए, वैज्ञानिक उपकरणों और रेडार में। शोर: ऐसी ध्वनि जो अनियमित हो और अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं। विशेषताएं: अनियमित आवृत्ति, ऊंची तीव्रता। उदाहरण जैसे यातायात का शोर, निर्माण स्थलों पर मशीनों का शोर। प्रभाव क्या होता है? मानसिक शारीरिक तनाव, सुनने की क्षमता पर प्रभाव। तो शोर से जो प्रभाव होता है मानसिक और शारीरिक तनाव होता है, सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि से संबंधित शब्दावली और उनका सारांश उदाहरण सहित हम यहाँ देखने वाले हैं। थोड़े से जो है टर्म्स हैं ध्वनि से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ध्वनि क्या है? किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न तरंगे जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। उदाहरण: गिटार का तार बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में ध्वनि तरंगों का कंपन या चक्र, एक सेकंड में ध्वनि तरंगों का कंपन या चक्र, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी, तेज आवाज जैसे चिड़ियों की चहचहाहट। निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी, गहरी आवाज जैसे ढोल की ध्वनि। एम्पलीट्यूड, ध्वनि तरंगों की ऊंचाई जो ध्वनि की तीव्रता लाउडनेस दर्शाती है। उच्च एम्पलीट्यूड, तेज ध्वनि जैसे पटाखे। एम्पलीट्यूड क्या है? ध्वनि तरंगों की ऊंचाई जो ध्वनि की तीव्रता को लाउडनेस को दर्शाती है। इसमें उच्च एम्पलीट्यूड क्या है? तेज ध्वनि जैसे पटाखे। निम्न एम्पलीट्यूड क्या है? लो एम्पलीट्यूड, धीमी ध्वनि जैसे फुसफुसाना। ध्वनि तीव्रता साउंड इंटेंसिटी क्या होती है? ध्वनि की ऊर्जा जो प्रति इकाई क्षेत्र में होती है।
ध्वनि की ऊर्जा जो प्रति इकाई क्षेत्र में होती है, इसे डेसीबल डीबी में मापा जाता है। 30 डेसीबल फुसफुसाने की ध्वनि है। जो फुसफुसाने, कान में फुसफुसाते हैं कह के, तो 30 डेसीबल की आवाज होती है। 80 डेसीबल क्या होती है? ट्रैफिक की आवाज। ट्रैफिक जो है जहाँ पे होता है, वो 80 डेसीबल की आवाज को दर्शाता है। पिच क्या है? ध्वनि का उच्च या निम्न होना, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का उच्च या निम्न होना यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च पिच के बारे में क्या मतलब एग्जाम्पल है? बांसुरी की ध्वनि। निम्न पिच है ढोलक की ध्वनि। गूंज को हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से हम एक बार इसको मेंशन कर देते हैं। ध्वनि का परावर्तन जब वह किसी सतह से टकराकर वापस आती है। उदाहरण, पहाड़ों के बीच हेलो कहने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। तान वाला गुणवत्ता, टोनल क्वालिटी, टिम्बर टिम्बर। ध्वनि की विशेषता जो अलग अलग स्रोतों को अलग अलग करती है। उदाहरण, बांसुरी और गिटार से एक ही सुर अलग अलग सुनाई देता है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में फैलती हैं। तो इसमें क्या होता है? संकुचन कंप्रेशन, कणों का पास आना। विस्तार रिफ्रैक्शन, कणों का दूर जाना। तो ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में फैलती हैं। फिर इसके बाद है गति, वेलोसिटी। ध्वनि तरंगों की चाल यह माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस पर निर्भर करती है। तो ठोस में जो होती है तेज 5000 ms, गैस में धीमी 340 ms, हवा में, ये वेलोसिटी है, मीटर प्रति सेकंड। रेजोनेंस क्या होता है? ठोस में जो है चाल जो है, गति जो है तेज होती है, गैस में धीमी होती है। रेजोनेंस, जब एक वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति पर कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह तेज हो जाती है। जब एक वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति पर कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह तेज हो जाती है। उदाहरण, गिटार का तार झनझनाने पर लकड़ी की बॉडी कंपन करने लगती है, जिसे रेजोनेंस, यह एक रेजोनेंस का उदाहरण है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, अनचाही और तीव्र ध्वनि जो हानिकारक होती है। उदाहरण, निर्माण स्थलों की आवाज। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक, मतलब प्रासरव ध्वनि जो है अल्ट्रासोनिक क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाएगी? प्रासरव्य। उपयोग चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड में प्रासरव्य तरंगों का यूज होता है। श्रव्य सीमा, ऑडिबल रेंज। मानव कान जो है, जो ह्यूमन ईयर है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। अनुनाद, हार्मोनिक्स क्या होता है? मूल ध्वनि के साथ उसकी गुणज ध्वनि। उदाहरण, गिटार गिटार के तार पर हल्का दबाव डालकर बजाना। ध्वनि स्रोत, साउंड सोर्स, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु। उदाहरण, स्पीकर, वाद्य यंत्र। तो सारांश क्या है इस सबका? ध्वनि की विशेषताएं जैसे आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, तीव्रता, पिच आदि का अध्ययन करके इसके विभिन्न स्वरूप और उपयोग समझे जा सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से इन अवधारणाओं को रोजमर्रा की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। तो अभी तक हमने यहाँ क्या देखा? ध्वनि के बारे में देखा। ध्वनि को हमने इतने विस्तार से क्यों समझा? क्योंकि ध्वनि का ही रिसीविंग जो है ईयर करता है। तो कान को समझने से पहले हमें ध्वनि का जो है सिस्टम समझना पड़ेगा। तो हो सकता है इसमें हमने बहुत से टर्म नहीं जो है इंक्लूड किए हैं, और आपको और अधिक टर्म हम जो है, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं समझा रहे हैं, और इतना ही टर्म जो है हम आपको बता रहे हैं, जिससे जो है ध्वनि के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए।
फिर आगे हम अब ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने ध्वनि में अभी क्या-क्या देखा? ध्वनि के बारे में जाना, ध्वनि के प्रकार के बारे में जाना, ध्वनि की विशेषताओं के बारे में जाना, ध्वनि के स्रोत के बारे में जाना, ध्वनि के उपयोग के बारे में जाना, ध्वनि से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावलियों को हमने देखा। उसके बाद ध्वनि से संबंधित शब्दावली और उनका सारांश उदाहरण सहित हमने यहाँ पे देखा। तो ये हमारा था। ध्वनि के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सारांश इसका देख लिया। अब हम जो है ईयर के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हमारा ईयर कैसे काम करता है, ध्वनि को कैसे रिसीव करता है, उसको अब हम देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ध्वनि के बारे में आपको अच्छे से तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब ईयर के स्ट्रक्चर पे। तो आते हैं इस सेक्शन पे जो कि हमारा थंबनेल का फंडामेंटल है। तो कान कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ईयर है हमारा, ठीक है। कान, ईयर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो ध्वनि सुनने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। हमारा कान मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। अभी हम नीचे वाले फिगर में देखेंगे कि हमारा कान मुख्य रूप से 3 भागों में कैसे बटा होता है। यहाँ पे हमने जो फिगर रखा है, ये आपको दिखा रहा है ईयर का स्ट्रक्चर। तो बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान। आइए विस्तार से समझते हैं कि कान कैसे काम करता है। कान के भाग, पार्ट्स ऑफ ईयर, बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान। तो बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान। तो यहाँ पे हम बाहरी कान देखते हैं। तो इसका जो भाग है पिन्ना, बाहरी कान का दिखाई देने वाला हिस्सा, ये जो दिखाई देने वाला हिस्सा है ईयर का, वो पिन्ना कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये है पिन्ना, ये है ईयर कैनाल, ये है टेम्पोरल बोन। सेक्शन काट करके जब ईयर का काटा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब ईयर ड्रम के पहले, मतलब ये जो भाग ये मतलब दिखाई दे रहा मैरून कलर का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है हमारा आउटर ईयर कहलाता है। इसके बाद ईयर ड्रम से और यहाँ तक का जो पार्ट है, वो जो है मिडिल ईयर कहलाता है। ये देखिए ईयर ड्रम, इसमें जो है मिडिल ईयर में आता है हमारा, ये मिडिल ईयर है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो है ईयर जो है हमारा इनर ईयर कहलाता है, जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर नर्व्स एंड ऑडिटरी नर्व और भी थोड़े कुछ पार्ट होते हैं। लेकिन जो है मेन पार्ट आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, मतलब होता यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अगर दिखाएंगे तो और पार्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन ये मुख्य पार्ट है जिसको आपको समझना जरूरी है। और ये कांकलिया है, कॉन्क्लिया में जो है इनर पार्ट में आता है। तो कैसे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है हमारा आउटर ईयर में है, मतलब बाहरी कान, मतलब बाहरी भाग में है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट हमारा स्टिपीज मालिकस इनका ईयर ड्रम, ये मिडिल ईयर में आता है। इनर ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स एंड कॉन्क्लिया, और ये स्टेचियन ट्यूब, स्टेचियन ट्यूब। तो ये हमारा कान का स्ट्रक्चर है। अब इसी के बारे में हम समझेंगे कान कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए पिन्ना, ये पिन्ना है, बाहरी कान का दिखाई देने वाला हिस्सा, कान की नली, ईयर कैनाल या ध्वनि तरंगों को मध्य कान तक पहुंचाने का रास्ता है। ध्वनि तरंग ईयर कैनाल से मध्य कान तक पहुंचाने का रास्ता है। कार्य क्या है, ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके कान की नली के माध्यम से मध्य कान तक भेजता है। मध्य कान तक मतलब यहाँ से इकट्ठा करके आके मध्य कान तक भेजेगा। तो ये हुआ हमारा बाहरी कान, आउटर ईयर। मध्य कान क्या है, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए भाग, उसका हम भाग देखेंगे। कान का पर्दा, ये कान का पर्दा है ईयर ड्रम, ठीक है। मध्य भाग में ईयर ड्रम ध्वनि तरंगों से कंपन करता है। जो ध्वनि तरंगे ईयर कैनाल से आती हैं, ये इस
जो है ये ड्रम हमारा कंपन करता है। इसमें हड्डियां पाई जाती हैं मिडिल ईयर में। कौन कौन सी? मालियस, इनकस और स्टिपीज। तुम ये देखिए, ये वाला हो गया मालियस और ये हो गया स्टपीज, और ये वाली हड्डी जो है बीच वाली हड्डी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये हमारा हो गया इनकस। तो ये मालियस हो गया, ये इनकस हो गया, ये स्टपीज हो गया। तो इनका क्या काम है? तो इसका काम है कान कंपन को बढ़ाकर भीतरी कान तक पहुंचाना। मतलब ईयर ड्रम से लेकर यहाँ तक का जो काम है, कंपन को बढ़ाकर भीतरी कान तक पहुंचाना। ये भीतरी कान का जो पार्ट है जिसमें कॉन्क्लिया आता है, सेमी सर्कुलर ट्यूब इसके अंदर है जो है, वेस्टिबुलर नर्व्स है और ऑडिटरी नर्व, मतलब इनर ईयर का जो फंक्शन है वहां तक पहुंचाना। इनका जो मेन काम है कंपन को बढ़ाकर भीतरी कान तक पहुंचाना। इनका इनर मिडिल ईयर का काम क्या है? कंपन को बढ़ाएगा और बढ़ा के जो है भीतरी कान तक पहुंचाना, यही काम है। और भीतरी कान का क्या काम है? कॉन्क्लिया, घोंघे के आकार का हिस्सा जो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। जो ये कॉन्क्लिया है, घोंघे का आकार का आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या करता है? ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। ये ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। सेमी सर्कुलर कैनाल, यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो है इसका सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये वेस्टिबुलर नर्व जो है, इसके बाद ऑडिटरी नर्व है। ये फंक्शन देखिए क्या करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। श्रवण तंत्र का मतलब ऑडिटरी नर्व, यहाँ पे जो ऑडिटरी नर्व है जो कॉन्क्लिया से जो है लगी हुई है, विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। श्रवण तंत्रिका जो है यही जो है यहाँ से कांकलिया से चिपकी हुई है, यहाँ से विद्युत संकेतों को लेकर, ये देखिए पीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ऑडिटरी नर्व है, मतलब इससे जुड़ी रहती है। तो क्या करता है? विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। कार्य क्या है? मिडिल ईयर का भीतरी कान का जो काम क्या है? ध्वनि को मस्तिष्क में सुनने के लिए विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है। मतलब इनका मिडिल ईयर का क्या काम है? ध्वनि को सुनने के लिए विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना, संतुलन और स्थिति का एहसास करना। ये विद्युत संकेत में कन्वर्ट करती है और ऑडिटरी नर्व से होते हुए वो माइंड में पहुंच जाती है। तो ये कान का स्ट्रक्चर है। कान हमारा कितने पार्ट में बटा होता है? बाहरी कान, मध्य कान। बाहरी कान में क्या होते हैं? पिन्ना होता है और ईयर कैनाल होता है। मध्य कान में क्या होता है? ईयर ड्रम होता है और हड्डियां होती हैं मालियस, इनकस, स्टिपीज। और जो है भीतरी कान में क्या होता है? कांकलिया होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, श्रवण तंत्र का ऑडिटरी नर्व्स होता है। उनके क्या क्या काम है इसको हमने आपको बता दिया। अब इस कान का जो है स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसको हम चरणबद्ध तरीके से देखेंगे कि हमारा कान किस तरह से काम करता है। यहाँ तो मतलब काम भी बता दिया गया, वर्क भी बता दिया, कार्य कि किस तरह से कान हमारा वर्क करता है। अब इसको हम चरणबद्ध तरीके से देखने वाले हैं, मतलब थ्योरी के थ्रू कि हमारा कान कैसे काम करता है। तो कान कैसे काम करता है? हाउ द ईयर वर्क। चरण एक में क्या होगा? ध्वनि का संग्रहण। बाहरी कान जो है पिन्ना ध्वनि तरंगों को पकड़ता है और उन्हें कान की नली ईयर कैनाल में भेजता है। उसके बाद चरण टू, कंपन उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगे कान के पर्दे ईयर ड्रम से टकराती हैं और इसे कंपन, वाइब्रेशन करने पर मजबूर करती हैं। चरण थर्ड में क्या होता है? कंपन का परावर्धन, एम्प्लीफिकेशन होता है। मध्य कान की तीन छोटी हड्डियां, जिसे तीन छोटी हड्डियों को क्या कहते हैं? ओसिकल्स, जिसमें क्या है? मालियस, इनकस और स्टिपीज, इन कंपन को बढ़ाती हैं और भीतरी कान तक भेजती हैं। चरण फोर्थ में क्या होता है? ध्वनि का विद्युत संकेतों में परिवर्तन, जिसमें कांकलिया क्या करता है? में कंपन, कांकलिया में, कांकलिया ही है हमारा, कॉन्क्लिया जो घोंघे के समान आकृत है,
ध्वनि का विद्युत संकेत में परिवर्तन करता है। तो कॉन्क्लिया में कंपन एक तरल फ्लूइड के माध्यम से चलता है। इसमें फ्लूइड भरा रहता है, उस तरल फ्लूइड के माध्यम से चलता है, जिससे से विशेष बाल कोशिकाएं हेयर सेल्स सक्रिय होती हैं। ये बाल कोशिकाएं ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस और आवृत्ति पिच का विश्लेषण करती हैं। बाल कोशिकाएं इन कंपन को विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करती है। तो अभी इसको हम देखने वाले हैं कि हमारा कॉन्क्लिया किस तरह से काम करता है नीचे वाले सिस्टम पे। तो नीचे वाला फिगर आपको बताएगा कॉन्क्लिया किस तरह से वर्क करता है। तो मस्तिष्क की में ध्वनि की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन इन ब्रेन। तो चरण जो है फिफ्थ में क्या होता है, चरण फोर्थ में हमने क्या देखा, कॉन्क्लिया में एक कंपन एक तरल के माध्यम से चलता है, जिसमें विशेष बाल कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। ये बाल कोशिकाएं ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस और आवृत्ति पिच का विश्लेषण करती है। किसका किसका करती है, ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस और आवृत्ति पिच का विश्लेषण करती हैं। बाल कोशिकाएं इन कंपन को विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करती हैं। इसके बाद चरण फिफ्थ में क्या होता है, मस्तिष्क में ध्वनि की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन इन ब्रेन। श्रवण तंत्र का ऑडिटरी नर्व इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क के श्रवण प्रांतस्था, ऑडिटरी कार्टेक्स तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन संकेतों का विश्लेषण करके ध्वनि को पहचानता है और समझता है। तो मस्तिष्क कैसे जो है विश्लेषण करके इस धुन को पहचानता और समझता है, इतना सब सिस्टम होने के बाद ये मस्तिष्क तक पहुंचता है और डाटा जो है हमारा सेव रहता है। वो समझ जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी की जो है ये तीव्रता है ध्वनि की। तो मस्तिष्क हमारा इसी तरह समझता है। तो यहाँ तक पहुंचने में हमें 5 जो है चरणों का, चरणबद्ध तरीकों को हमने देखा कि हमारा कान कैसे काम करता है। अब संतुलन, संतुलन का कार्य करता है हमारा कान। भीतरी कान का सेमी सर्कुलर कैनाल जो है शरीर के विभिन्न दिशाओं में झुकाव और गति का अनुभव करता है। यह तरल के प्रवाह और बाल कोशिकाओं के माध्यम से संतुलन बनाए रखता है। कान की कुछ बीमारियां हैं, हम उसको देख लेते हैं। कॉमन ईयर प्रॉब्लम्स, मध्यम कान में संक्रमण, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी। बहरापन, हियरिंग लॉस होता है। कान का बजना, टिनिटस। संतुलन की समस्या, वर्टिगो। तो ये सब कान की बीमारियां हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है ईयर की। कान किसी ध्वनि आवृत्ति को डिकोड करने में जटिल प्रक्रिया का पालन करता है, जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर मस्तिष्क तक पहुंच भेजता है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं कि कान हमारा किस तरह से विद्युत संकेतों को परिवर्तित कर मस्तिष्क तक भेजता है। ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या है, परिभाषा। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यह दर्शाती है कि किसी ध्वनि तरंग में कितनी बार कंपन होते हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। कम आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जैसे गहरी आवाज जो होती है वो 50 से 500 हर्ट्ज के बीच होती है, कम आवृत्ति की, लो फ्रीक्वेंसी। उसका एग्जाम्पल क्या है, गहरी आवाज। उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे तीखी आवाज। तीखी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। आवृत्ति को पहचानने की प्रक्रिया, हाउ द ईयर डिकोड्स द फ्रीक्वेंसी। तो बाहरी कान जो होता है ध्वनि तरंगों का संग्रहण करता है। मतलब अब इसके थ्रू हम देखते हैं, बाहरी कान पिन्ना ध्वनि तरंगों को पकड़कर उन्हें कान की नली, ईयर कैनाल के माध्यम से कान के पर्दे, ईयरडम तक पहुंचाता है। प्रभाव, ध्वनि तरंग की तीव्रता और दिशा में शुरुआती संकेत के रूप में लिया जाता है। मध्य कान क्या करता है, कंपन का प्रवर्धन। कान का पर्दा, ईयर ड्रम, ध्वनि की आवृत्ति के अनुसार कंपन करता है। जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम, ध्वनि की आवृत्ति के अनुसार कंपन करता है। कंपन मध्य कान की हड्डियों, ऑस्कल्स, मतलब मालियस, इनकस और स्टिपीज से गुजरते हैं, जो इसे बढ़ाते हैं और भीतरी कान, इनर ईयर तक पहुंचाते हैं। नोट,
उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर कंपन तेज और छोटी होती है। कम आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी पर कंपन धीमी और बड़ी होती है। तो भीतरी कान में होता कॉन्क्लिया की भूमिका हम उसको देखने वाले हैं। संरचना कॉन्क्लिया घोंघे के आकार की संरचना होती है जो तरल फ्लूइड से भरी होती है। ये वाले पार्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। इसको हमने देखा, इसको अब हमने देख लिया मिडिल ईयर में। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे और लास्ट में हम ये वाला इसी इतना पार्ट का जो घोंघे की तरह मुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम देखेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ पे कैसे कितनी होती है, कितना रिसीविंग इसका होता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो अभी अब इस पार्ट पे चल रहे हैं मिडिल ईयर में, नहीं मतलब इनर ईयर में, और इसी के पार्ट बारे में हम समझने वाले हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझने वाले हैं। कॉन्क्लिया घोंघे के आकार की संरचना है जो तरल फ्लूइड से भरी होती है। इसमें बेसलर झिल्ली होती है जो विभिन्न आवृत्तियों का विश्लेषण करती है। इस जो हमारा कॉन्क्लिया है इसमें क्या पाई जाती है, बेसलर झिल्ली होती है जो विभिन्न आवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं। कैसे डिकोड होता है, ध्वनि की आवृत्ति के अनुसार तरल में कंपन उत्पन्न होता है। उच्च आवृत्ति कॉन्क्लिया के आधार जो है बेस के पास कंपन जो होता है उच्च आवृत्ति का होता है। कम आवृत्ति का कॉन्क्लिया के सिरे एपेक्स के पास कंपन होता है। बेस पे जो है जो कंपन होगा वो उच्च आवृत्ति कहलाएगा, और जो एपेक्स सिरे पे होगा वो कम आवृत्ति का जो है कंपन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा एपेक्स, कांकलिया वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये पार्ट, ये जो राउंड हुआ है यहाँ से लेके इस तरह से जो गया है, ये राउंड और ये राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बेसलर झिल्ली, उसके बाद बाल कोशिकाएं और नतीजा। तो यहाँ पे देखिए एपेक्स है, एपेक्स पे 20 200 हर्ट्ज, फिर यहाँ से 400 हर्ट्ज, यहाँ पे फिर 600 हर्ट्ज, यहाँ पे जो है ध्वनि की जो है 800 हर्ट्ज, यहाँ पे 1000 हर्ट्ज, इस तरह से यहाँ पे 1500 हर्ट्ज, यहाँ पे 2000 हर्ट्ज, यहाँ पे 3000 हर्ट्ज, और यहाँ पे आके 4000 हर्ट्ज। मतलब ये यहाँ ध्वनि की तीव्रता आवाज जो है दिखाई दे रही है। ये दिखा रहा है बेसलर मेम्ब्रेन, ये जो बीच से गई है इस तरह से, ये वाला पार्ट, ये बेसलर मेम्ब्रेन है, बेसलर मेम्ब्रेन है, झिल्ली बेसलर झिल्ली है। और ये यहाँ पे ये जो इस तरह से यहाँ पे जो है इसको जो ये हरा वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट, ये बेसलर झिल्ली है। इसके बाद ये वाला जो है पार्ट जो हल्का सा ग्रे दिखाई दे रहा, मतलब मिट्टी की कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब गेहुआ कलर दिखाई दे रहा है, वो कॉक्लियर डक्ट है, कॉक्लियर डक्ट है। तो अब हमारा ये कॉन्क्लिया कैसे काम करता है, यहाँ पे हम जो है फिगर के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से आते 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 5000 हर्ट्ज, इसके बाद 7000 हर्ट्ज, और ये 20000 हर्ट्ज। तो ये बेस है हमारा, मतलब आधार, और अपेक्स, अपेक्स जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जो हाई फ्रीक्वेंसी बेसलियर मेम्ब्रेन का होता है, वो 1500 से 20000 हर्ट्ज, ये हाई फ्रीक्वेंसी होंगी। मतलब 1500 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर 20000 हर्ट्ज तक, जब यहाँ से यहाँ तक का जो है सफर पूरा करेगा, 1500 से लेकर यहाँ से देखिए 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000
और 20,000। तो 1500 से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगी। मीडियम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 600 से लेके 1500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो 600 से लेके यहाँ से चला 600 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज और उसके बाद 1000 हर्ट्ज, इसके बाद 1500 हर्ट्ज। तो यहाँ से लेकर 600 से लेके 1500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव होगी। इसी तरह बेस लेयर मेम्ब्रेन का जो फंक्शन, लो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वेव लो फ्रीक्वेंसी वेव कितनी होगी, यहाँ पे एपेक्स को शो किया गया और बेस को शो किया गया, मतलब एपेक्स से चलकर बेस तक जाने का सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एपेक्स से जब हम यहाँ से चलेंगे तो 200 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज और 600 हर्ट्ज के मतलब यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी लो फ्रीक्वेंसी वेव की होगी। 200, 400, 600 हर्ट्ज तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो वेव फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद 600 से लेकर 800 से 1000 से लेकर 1500 तक की हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी, मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 2000, 3000, 4000 और 5000, 7000 और 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो हमारा कान कहाँ से मतलब कहाँ तक सुनता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हमारा कान जो है सुनता है। तो ये डिवाइस है कॉन्क्लिया। कॉन्क्लिया का जो यहाँ पैरामीटर सेट है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का सिस्टम है। तो ये यहाँ तक का जो है सिस्टम है जो हमें यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। तो ये स्ट्रक्चर है कॉन्क्लिया का, और कॉन्क्लिया कैसे जो है वर्क करता है इसको अब हम देखते हैं, कैसे डिकोड करता है। कॉन्क्लिया देख लेते हैं, जो कि भीतरी कान में होता है। कॉन्क्लिया भोंगे के आकार की संरचना होती है जो तरल फ्लूइड से भरी होती है। इसमें बेसलर झिल्ली होती है जो विभिन्न आवृत्तियों का विश्लेषण करती है। कैसे डिकोड करता है, ध्वनि की आवृत्ति के अनुसार तरल में कंपन उत्पन्न होता है। उच्च आवृत्ति कॉन्क्लिया के आधार बेस के पास कंपन जो है उच्च आवृत्ति होंगी। कम आवृत्ति की कंपन कहाँ होगी, कॉन्क्लिया के सिरे एपेक्स के पास। एपेक्स के पास कम आवृत्ति की कंपन होगी और बेस पे सबसे हाई मतलब 20,000 हर्ट्ज के लगभग कंपन होगी। बेसलर झिल्ली, बेसलर मेम्ब्रेन का क्या काम है, यह एक टोनोटोपिक मैपिंग की प्रक्रिया अपनाती है। टोनोटोपिक मैपिंग की प्रक्रिया अपनाती है। बेसलर झिल्ली ये है, देखिए हरे से दिखाई दे रहा है, ये गया है। तो इसी के बारे में बता रहा है, बेसलर मेम्ब्रेन के बारे में। झिल्ली का पतला और कड़ा भाग उच्च आवृत्ति की धुन को पहचानता है। झिल्ली का चौड़ा और नरम भाग कम आवृत्ति को पहचानता है। जो चौड़ा और नरम भाग होगा कम आवृत्ति को पहचानता है। पतला और कड़ा भाग जो होगा वो उच्च आवृत्ति को पहचानेगा। झिल्ली पर बाल कोशिकाएं हेयर सेल मौजूद होती हैं जो कंपन के आधार पर सक्रिय होती हैं। जो बाल कोशिकाएं होती हैं झिल्ली पर, इस पे जो है बाल कोशिकाएं होंगी जो कि क्या होंगी, झिल्ली पर बाल कोशिकाएं हेयर सेल्स मौजूद होती हैं जो कंपन के आधार पर सक्रिय होती हैं। कंपन जो होगा उसके आधार पर सक्रिय होती हैं। बाल कोशिकाएं क्या करती हैं, जो इस पे होती है झिल्ली पर, बाल कोशिकाएं क्या करती है, इस झिल्ली पर जो है बाल कोशिकाएं होंगी, वो क्या करती हैं अब इसके बारे में देख लेते हैं। हेयर सेल्स, ये कोशिकाएं कंपन की तीव्रता, एम्पलीट्यूड और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को विद्युत संकेतों में बदलती हैं। बाल कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। आंतरिक बाल कोशिकाएं इनर हेयर सेल सटीक आवृत्ति पहचानती हैं, और बाहरी बाल कोशिकाएं आउटर हेयर सेल कंपन को बढ़ाने और तेज करने में काम करती हैं। नतीजा क्या हो निकलता है, रिजल्ट क्या, ध्वनि का प्रत्येक आवृत्ति घटक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग डिकोड होता है। तो बाल कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाएं कंपन की तीव्रता, एम्पलीट्यूड और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को विद्युत संकेतों में बदलती हैं। बाल कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, आंतरिक बाल कोशिकाएं, बाहरी बाल कोशिकाएं।
तो आंतरिक बाल कोशिकाएं इनर हेयर सेल क्या करती हैं, सटीक आवृत्ति पहचानती है। बाहरी बाल कोशिकाएं आउटर हेयर सेल कंपन को बढ़ाने और तेज करने का काम करती हैं। ध्वनि का प्रत्येक आवृत्ति घटक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग डिकोड होता है। तो ये कांकलिया का जो ये स्ट्रक्चर है किस तरह वर्क करता है ये देखिए। इसको हमने आपको बताया किस तरह से ये आवृत्ति को जो है पहचानता है, उसका हमने यहाँ पे विश्लेषण कर दिया, आपको फिगर के थ्रू दिखा दिया कि कितने हर्ट्ज के बीच में क्या-क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है, किस तरह से डिवाइडेशन इसका हुआ है और किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करता है और समझता है। तो ये कांकलिया की भूमिका और संरचना थी। श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व। अब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, ईयर का ऑडिटरी नर्व, ये ऑडिटरी नर्व है। और ये वेस्टिबुलर नर्व है, छोटा सा निकला है जाके सेमी सर्कुलर से सबसे जुड़ा हुआ है, वो वेस्टिबुलर नर्व कहलाता। और ये जो कांकलिया से सीधे जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए दो ब्रांच निकली हुई, एक पतली से निकल के जाके इन सबसे जुड़ी है सेमी सर्कुलर कैनाल से, और ये जाके कांकलिया से जो है सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे, तो ये ऑडिटरी नर्व है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व, विद्युत संकेतों का मस्तिष्क तक पहुंचना। बाल कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका ऑडिटरी नर्व के माध्यम से मस्तिष्क के श्रवण प्रांतस्था ऑडिटरी कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। विद्युत संकेतों का मस्तिष्क तक पहुंचना ये कैसे होता है, बाल कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेत श्रवण तंत्र का ऑडिटरी नर्व के माध्यम से मस्तिष्क दिमाग तक, मतलब श्रवण प्रांतस्था ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। तंत्रिका में प्रत्येक भाग विशिष्ट आवृत्तियों के प्रति संवेदनशील होता है। जो तंत्रिका में प्रत्येक भाग होता है विशिष्ट आवृत्तियों के प्रति संवेदनशील होता है। फिर मस्तिष्क में आवृत्ति की व्याख्या, ब्रेन्स रूल। श्रवण प्रांतस्था ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है, मस्तिष्क के यह भाग विद्युत संकेतों का विश्लेषण करके ध्वनि की आवृत्ति, पिच और स्वर टोन को समझता है। ये माइंड का है स्ट्रक्चर, ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसको जो है हमने यहाँ फिगर नहीं शो किया, इसका हम जो है वैसे टेक्स्ट के रूप में आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि मस्तिष्क में क्या होता है। पिच और स्वर टोन को समझता है, जटिल ध्वनि जैसे संगीत और बोल को अलग अलग करके आवृत्ति घटकों में तोड़कर उनकी पहचान करता है। ये मस्तिष्क में आवृत्ति की व्याख्या है, ब्रेन्स रूल्स। तो श्रवण प्रांतस्था कैसे ऑडिटरी कॉर्टेक्स वर्क करता है, मस्तिष्क के यह भाग विद्युत संकेतों का विश्लेषण करके ध्वनि की आवृत्ति, पिच और स्वर टोन को समझता है, जटिल ध्वनियों जैसे संगीत और बोल को अलग अलग आवृत्ति घटकों में तोड़कर उनकी पहचान करता है। उच्च आवृत्ति और कम आवृत्ति को पहचानने का अंतर, तो हम यहाँ इसको देखते हैं। आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति कांकलिया का आधार, जो कि अभी हमने आपको दिखाया, यहाँ पे उच्च आवृत्ति होगा, यहाँ पे निम्न आवृत्ति होगा। तो उसी को चार्ट के बेस में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। उच्च आवृत्ति कौंकलिया का आधार, पक्षियों की चहचहाट, 10 मतलब 10,000 हर्ट्ज। जो पक्षियों की चहचहाट होती है एक साथ, तो वो चहचहाट 10,000 हर्ट्ज की होती है, तो उच्च आवृत्ति हुई। मध्य आवृत्ति क्या हुआ, बीच का भाग, मिडिल पार्ट, इंसानी आवाज। इंसान जो बात करता है, आवाज लगाता है, वो 5,000 से 500 से 3,000 हर्ट्ज के बीच होता है। जो कि अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि उसी को ये बता रहे हैं चार्ट के थ्रू। कम आवृत्ति, कॉन्क्लिया का सिरा अपेक्स, ड्रम या गहरी आवाज 100 से 500 हर्ट्ज के बीच जो होती है वो कम आवृत्ति की होती है। आवृत्ति और कम आवृत्ति का पहचान, आवृत्ति को पहचानने का अंतर, उच्च आवृत्ति और कम आवृत्ति पहचानने का अंतर। विशेष तथ्य क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंसानी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति पहचान सकता है।
उम्र बढ़ने के साथ उच्च आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनने की क्षमता को कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ उच्च आवृत्तियां 15,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इंसानी कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति पहचान सकता है, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो 15,000 हर्ट्ज के बीच 20 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज के बीच ही वर्क करने लगता है। तो क्या कह रहा है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। दोनों टॉपिक संगठन ध्वनि आवृत्तियों को विशिष्ट स्थानों पर विभाजित करता है, जो तेज और प्रभावी डिकोडिंग सुनिश्चित करता है। तो ये हमारा क्या था, थ्योरेटिकल पार्ट, हमारा ईयर कैसे वर्क करता है। हमने थोड़ा सा सारांश रूप में आपको दिखा दिया कि हमारा ईयर कैसे वर्क करता है। तो इसको एक बार फिर से जो है विजुलाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद हम कोड सेक्शन में जाएंगे, कोड सेक्शन का थोड़ा सा पार्ट है, उसको देख लेते हैं हमने क्या किया है। इस कोड सेक्शन में हम थोड़ा सा जो है फिगरेटिव जो है आपको दिखा देते हैं, बता देंगे एग्जाम्पल बेस के थ्रू कि क्या किस तरह से हमारा डेसिबल में मतलब कितने डेसिबल का यूज किस किस ध्वनि में होता है। तो अभी इसको हम दिखाने वाले हैं। तो पहले हम एक बार शुरू से विजुलाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा ध्वनि, ध्वनि के बारे में हमने देखा, ध्वनि के प्रकार के बारे में देखा, ध्वनि की विशेषता देखा, हमने ध्वनि के स्रोत को देखा, ध्वनि के उपयोग को हमने देखा, ध्वनि से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावलियों को हमने देखा, गूंज के बारे में जाना, कंपन के बारे में जाना, तरंग दैर्घ्य के बारे में जाना, आवृत्ति स्पेक्ट्रम के बारे में जाना, शोर के बारे में जाना। इसके बाद ध्वनि से संबंधित शब्दावली और उनका सारांश हमने उदाहरण सहित देखा, जिसमें ध्वनि आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, ध्वनि तीव्रता, पिच, गूंज, तान वाला गुणवत्ता, ध्वनि तरंगे, गति, रेजोनेंस, ध्वनि प्रदूषण, पराश्रव्य, श्रव्य सीमा, अनुनाद, ध्वनि स्रोत। उसके बाद कान कैसे, मतलब ये ध्वनि का फंडामेंटल था। अब कान कैसे काम करता है ध्वनि के प्रति, तो उसको हमने यहाँ पे देखा। कान के बारे में जाना, कान के भाग के बारे में जाना, बाहरी कान, मध्य कान, आउटर सेल, मिडिल ईयर, इनर ईयर। उसके बाद भीतरी कान। हमारा कान कितने पार्ट में डिवाइड होता है, बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान, तीन भागों में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। इस सब के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया। और कान कैसे काम करता है चरणबद्ध तरीके से हमने इसको आपको बताया। संतुलन करता है कान, कान की बीमारियां कौन सी हैं, जो है मुख्य बीमारियां, उसको हमने दिखाया। ध्वनि की आवृत्ति क्या, ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति को पहचानने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसको हमने आपको दिखाया। भीतरी कान में बेसलर झिल्ली और बाल कोशिकाएं, मतलब कांकलिया की संरचना जो होती है उसको देखा। उसमें बेसलर झिल्ली को हमने देखा, बाल कोशिकाओं के बारे में जाना। और इसके बाद हमने इसको जो है फिगरेटिव देखा कि कैसे वर्क करता है। फिर श्रवण तंत्र का ऑडिटरी कर्व के बारे में जाना, मस्तिष्क की आवृत्ति की व्याख्या हमने देखा। इसके बाद उच्च आवृत्ति और कम आवृत्ति पहचानने का अंतर जो कांकलिया के थ्रू होता है उसको हमने देखा। और विशेष तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखा। तो ये हमारा ईयर फंडामेंटल था। इस तरह से हमारा काम, मतलब कान काम करता है, वर्क करता है, इसको हमने अच्छी तरह से देखा। तो अब हम चलते हैं कोड सेक्शन पे। कोड सेक्शन पे थोड़ा सा हमने वर्क किया है ईयर के फंडामेंटल को लेकर, तो अब उसको हम समझते हैं। तो सम एग्जाम्पल ऑफ साउंड वाइज फिगर। तो हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखने वाले हैं साउंड का बाई फिगर। तो कैसे क्या होता है, जैसे हमने इंपोर्ट ओएस किया है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट किया, फोल्डर हमारा जहाँ एग्जाम्पल रखा है उस फोल्डर को हमने यहाँ पे जो है लाके फोल्डर का पाथ दे दिया है। उसके बाद क्या किया है, इसको हमने जो है प्लॉट किया है फिगर को। फिगर साइज क्या है, 15 और 10 का जो है हमने हाइट एंड विड्थ दिया है। इमेज को ग्रिड में दिखाने के लिए लूप चलाया है। ठीक है, तो हमारा कितना इमेज है इसमें, हमारा इसमें है अभी जो है इमेज, हम आपको दिखाते हैं कितनी इमेज है। तीन तीन सब प्लाट जो है
3 4 के उसमें दिखाया गया है। इमेज को लोड किया गया है, इमेज को 3x4 की ग्रिड में दिखाया गया है, और यहाँ पे जो है टाइट अंडरस्कोर लेआउट उपयुक्त स्थान के लिए इसमें जो है लेआउट दिया गया है। तो इसको हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या दिखाई देता है, तब आपको हम इसके बारे में बताते हैं हमने क्या क्या किया है। तो ये देखिए हमारा इमेज आ गया। अब इमेज 1 क्या है, इसमें बातचीत हो रही है। इमेज 2 क्या है, इसमें जो है कंसर्ट हो रहा है, रॉक कंसर्ट हो रहा है। इमेज 3 में क्या है, बंदूक से जो है गोली जो है फायर की जा रही है कान के पास। और इमेज 4 में क्या है, जो है हमारा जो है कान के पास हॉर्न जो है बजाता दिखाई दे रहा है। और इमेज 5 जो है वो जो है लैंडिंग कर रहा है एरोप्लेन। इसके बाद यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और पत्तियां गिर रही हैं। और ये जो है कान में फुसफुसाहट मतलब बताया, मतलब वो कान में कुछ कह रहा है तो उसको फुसफुसाहट के रूप में देखा जा रहा है। ये एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल कैसे है, इसको हम सेट करने वाले हैं। इसके बाद ये ट्रैफिक को शो कर रहा है हमारे इमीडिएट। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ ये सिंपल हमारा जो है ये फिगर है हमारा, ये फोल्डर है ईयर पीएनजी करके। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हमने अभी जो है चार्ट के रूप में सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको हम दिखा रहे हैं एज एग्जाम्पल कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो अब इसी को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को, कि किस तरह से हमने इसका जो है इस डेसिबल सेट किया है। तो चलिए अभी आगे आप चल के देख लेते हैं। आगे आप चल के देखेंगे कि इसका इस एग्जाम्पल को हमने आपको क्यों दिखाया। तो अभी इसको हम दिखाते हैं। तो पहले समझ लेते हैं हमने किया क्या। फोल्डर का पाथ दिया है इमेज को लोड करने और ग्रिड में दिखाने के लिए, जो है ये दिया गया है। इसके बाद इमेज को ग्रिड में दिखाने के लिए लूप चलाया है, लूप जो है इनमोरेट किया है। इमेज का पूरा पाथ दिया गया है यहाँ पे, ओएस डॉट पाथ ज्वाइन करके इमेज लोड करना। इमेज को 3x4 की ग्रिड में दिखाया गया है। इसके बाद ये जो है ग्रे स्केल में दिखाने के लिए ये किया गया है। शीर्षक का, इमेज का शीर्षक दिया गया है, मतलब यहाँ पे आई कर दिए हैं तो 1 से लेके जितने इमेज है उसका नाम दे दिया है। 1 2 3 4 मतलब 8 इमेज है, 8 का नाम दे दिया है इटरेट होके। अब हम जो ये इमेज आपको अभी दिखाए हैं, अब इसको हम किस तरह से एग्जांपल किए हैं ईयर के बेस में, तो उसको अब चलते हम दिखाते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करके फिर डेटा फ्रेम बनाया है। ध्वनि का स्तर लिया है हमने 0 30 60 80 100 120 140 160। तो ये डेसिबल में है, 0 डेसिबल 30 डेसिबल 60 डेसिबल 85 डेसिबल 100 डेसिबल 120 डेसिबल 140 डेसिबल 160 डेसिबल। ये डाटा है हमारा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है हमारा एक हो गया, ये डेसिबल हो गया। ध्वनि का स्रोत, पत्ता गिरने जैसी हल्की आवाज, फुसफुसाहट, सामान्य बातचीत, भारी ट्रैफिक, गाड़ी का हॉर्न पास से गुजरना, रॉक कंसर्ट सिर के पास चिल्लाना, हवाई जहाज का टेक ऑफ पास से, पटाखे या बंदूक की आवाज। इसके बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसके बाद कान पर प्रभाव जो पड़ता है, सुनने की न्यूनतम सीमा, सामान्य सीमा, सुनने के लिए सुरक्षित, लंबे समय तक सुनने में समस्या हो सकती है, 15 मिनट से ज्यादा सुनने में नुकसान संभव, तुरंत सुनने की क्षमता पर प्रभावित कर सकता है, गंभीर नुकसान और दर्दनाक स्तर, अस्थायी सुनने की हानि। तो इसको हमने सेट कर दिया। अब ये जो हम एग्जाम्पल आपको अभी दिखा रहे हैं, आप फिगर आपको दिखाए, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमने डेसिबल में सेट किया है। अब इस एग्जाम्पल के बारे में आप नीचे अच्छी तरह से चार्ट के रूप में
देखते हुए समझ जाएंगे। इस इमेज को दिखाने का क्या सिस्टम था, इससे आप फिगरेटिव रूप से आपके दिमाग में set हो जाएगा कि मतलब कोई चीज अगर बंदूक से अगर मारा जा रहा है, कान के पास सुनाई दे रहा है, तो जो है इमेज आपने यहाँ पे देख लिया तो आपके दिमाग में ये इमेज हो गया। अब इसको हम जब चार्ट से देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये इमेज आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसको हम इस डेटा फ्रेम को करते हैं रन। यहाँ से हम इसको हम कोड को रन करेंगे तो ये कोड रन हो गया। अब यहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने ये चार्ट मतलब फिगर क्यों दिखाया था। ये बातचीत हो रही है और ये रॉक कंसर्ट हो रहा है, ये कान के पास गोली चलाई गई है, ये कान के पास जो है हॉर्न बजाया गया है, जब जो है एरोप्लेन लैंड ऑफ करता है। ये इमेज क्या बता रहा है, और ये आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, पत्तियां गिर रही हैं, कान में जो है कुछ बोल रहा है ये आदमी, जो फुसफुसाहट कर रहा है, और ये ट्रैफिक है। तो अब इस इमेज को हम चार्ट के बाद के थ्रू आपको दिखा चाहते हैं कि हमने इस पे क्या किया है। तो जो 0 डेसिबल है, पत्ता गिरने जैसी हल्की आवाज, तो कान पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुनने की न्यूनतम सीमा है। ये जो पत्ता गिर रहा है ये न्यूनतम सीमा है। ध्वनि स्तर ये डेसिबल में है। तो 30 डेसिबल क्या होता है, 30 डेसिबल जो है फुसफुसाहट, सामान्य आवाज। ये जो है फुसफुसाहट जो हो रहा है ये 30 डेसिबल में होती है हमारी। 60 डेसिबल, ध्वनि का स्तर जो अगर 60 डेसिबल होगा तो वो सामान्य बातचीत होगी। यहाँ पे ये सामान्य बातचीत हो रही है, जो बातचीत हो रही है सामान्य बातचीत हो रही है, वो कितने डेसिबल की है, वो 60 डेसिबल में हो रही है। सामान्य बातचीत हमारी जो है 60 डेसिबल में होती है, जिसमें सुनने के लिए सुरक्षित है। बस कान पे जो प्रभाव पड़ा है सुनने के लिए सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 85 डेसिबल ध्वनि स्तर क्या होगा, भारी ट्रैफिक होगा। ये जो भारी ट्रैफिक हो रही है, ये जो ट्रैफिक वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये कितना है, ये हमारा 85 डेसिबल है। भारी ट्रैफिक लंबे समय तक सुनने में क्या होता है, सुनने से समस्या हो सकती है। लंबे समय तक सुनने में अगर वहीं पे आपके पास भारी ट्रैफिक है, आपका घर जो है भारी ट्रैफिक के नजदीक है, चौराहे के नजदीक है, तो आप जो है लंबे समय तक उसको सुनेंगे, आपको समस्या हो सकती है। फिर 100 डेसिबल, गाड़ी का हॉर्न पास से, कोई मतलब जैसे प्रेशर हॉर्न है, बड़े बड़े व्हीकल्स में जैसे ट्रक है और जो है बस है, उसमें प्रेशर व्हीकल लगे रहते हैं। अगर वो बार बार आपके कान के पास जो है वो हॉर्न बजाएंगे तो आपको समस्या हो सकती है। तो ये इमेज शो कर रहा है 100 डेसिबल को। गाड़ी का हॉर्न पास से 15 मिनट से ज्यादा सुनने पर नुकसान संभव है। अगर 15 मिनट से ज्यादा आप सुनेंगे इस तरह के हॉर्न को तो आपके कान पे नुकसान होगा। एयर ड्रम जो है थोड़ा फट भी सकते हैं, मतलब फट नहीं सकते, मतलब उससे सेंसिटिव हो सकते हैं। 120 रॉक कंसर्ट, सिर के पास चिल्लाना, रॉक कंसर्ट हो या सिर के पास चिल्लाना, वो कितने डेसिबल का स्तर है ध्वनि का, 120 डेसिबल का। तो तुरंत कान सुनने की क्षमता प्रभावित कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए रॉक कंसर्ट हो रहा है, बहुत तेज म्यूजिक, यहाँ लाउड म्यूजिक बज रहा है और पास से बैठे श्रोता सुन रहे हैं। तो इस तरह का कंसर्ट जो है आप पास में बैठ के सुनेंगे तो आपको निश्चित ही ये प्रभावित करेगा। तो रॉक कंसर्ट कितने डेसिबल का होता है, 120 डेसिबल का होता है, तुरंत सुनने की क्षमता प्रभावित कर सकता है। 140 हवाई जहाज टेक ऑफ, जो 140 डेसिबल है, यहाँ पे देखिए हवाई जहाज जो है टेक ऑफ कर रहा है, उसकी कितनी आवाज होती है, 140 डेसिबल जो टेक ऑफ कर रहा है। 140 डेसिबल हवाई जहाज टेक ऑफ पास से, गंभीर नुकसान और दर्दनाक स्तर, जो इसकी आवाज होगी अगर आप इसको बार बार सुनेंगे, 140 डेसिबल स्तर की आवाज,
140 वर्ष डेसिबल की आवाज जो होती है, हवाई जहाज जो टेक ऑफ करता है पास से, तो 140 डेसिबल का होता है। इस आवाज को सुनेंगे तो गंभीर नुकसान और दर्दनाक असर होता है इसका। आप जो है आपका ईयर ड्रम भी फट सकता है। और 160 जो है डेसिबल की आवाज क्या है, अगर आपके ईयर के पास से ही मतलब कोई बार बार फायर करे, तो जो है इसकी जो आवाज होगी 160 डेसिबल होगी। ये कान के पर्दे को जो है ग्रस्त कर देगी। कान का पर्दा यहाँ से आपका फट जाएगा, तो आपको को जो है सुनाई नहीं देगा, तो अस्थाई सुनने की हानि हो जाएगी। जो पास से जो है बंदूक से आवाज जो है मतलब फायर की जाएगी या पटाखे की आवाज कान के पास से गुजरेगी, 160 डेसिबल की आवाज होती है, तो वो अस्थाई सुनने की हानि कर देगी। तो ये चार्ट, ये फिगर दिखाने का जो फंडामेंटल था, यहाँ पे वो बताया गया है कि ध्वनि का स्रोत क्या है। तो ध्वनि का स्रोत ये जो है इस तरह से जो है हमने आपको फिगर के थ्रू जो है यहाँ चार्ट के थ्रू भी उसको दिखा दिया, उसका डेसिबल भी बता दिया कि कितने डेसिबल से कितने डेसिबल के बीच उसकी आवाज होती है, ध्वनि स्तर होता है और कान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस फिगर के थ्रू हमने आपको ठीक से जो है इस चार्ट के थ्रू आपको हमने दिखा दिया। अब हम यही चीज जो है इस चार्ट का यूज करके एक जीयूआई मॉडल बनाने जा रहे हैं, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम डेसिबल स्तर जो है सेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिखाएगा, ध्वनि का स्रोत दिखा देगा, कान पर प्रभाव क्या पड़ेगा वो दिखा देगा, और उससे रिलेटेड वो फिगर शो कर देगा। मतलब हम डेसिबल स्तर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे 0 सिलेक्ट किए तो उसमें क्या बता देगा, ध्वनि का स्रोत बताएगा, पत्ता गिरने जैसी हल्की आवाज, और कान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सुनने की न्यूनतम सीमा। मतलब इसी चार्ट को वो जो है हम इसी चार्ट को हमने सेट कर दिया है और इसमें फिगर जोड़ दिया है, इसके अकॉर्डिंग फिगर हमने जोड़ दिया है। तो जब हम जो भी ध्वनि मतलब डेसिबल सेलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार उसका ये ध्वनि का स्रोत, उसका एग्जाम्पल, और कान पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका एग्जाम्पल आ जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग फिगर जो है आ जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये हमने इस कोड सेक्शन में किया है, मेड जीयूआई मॉडल ऑफ दीज अपर चार्ट। तो अभी इसको जब हम आपको करके दिखाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें पाथ की जांच के लिए हमने दिया है ओएस, छवि प्रदर्शित करने के लिए पिलो मॉड्यूल का यूज किया है, ये कोडिंग किया है हमने, और इमेज फोल्डर दिया है, जो हमने भी आपको फोल्डर दिखाया, ये पाथ, यहाँ से हमने पाथ कॉपी किया, कॉपी करके पाथ लाके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे 8 फिगर इस फोल्डर में है। तो उसके अनुसार फिर लीप पीएनजी, फुसफुस पीएनजी, उसका जो नाम है यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, या ये जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेटिंग कर दिया है। यहाँ पे हमने सेट कर दिया है लीड पीएनजी, फुसफुस पीएनजी, और ट्रैफिक, हार्ड पीएनजी, कंसर्ट पीएनजी, लैंड पीएनजी, फायर पीएनजी। तो ये सब जो है डेटा जो हमारा डेसिबल, स्रोत, प्रभाव और छवि पथ, ये सब यहाँ हमने सेट कर दिया है। इसको हम अभी विस्तार से बताने लगेंगे तो इसमें भी काफी समय लग जाएगा। आप कोड देख लीजिए, इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस थोड़ा सा इसमें जो है क्या यूज किया गया है, टिंकिटर का और पिलो का, और ओएस करके एक लाइब्रेरी है उसका यूज किया गया है। तो डेसिबल और संबंधित डेटा के लिए मैप किया गया है, ये कोड लिखा गया है। जीयूआई एप्लीकेशन के लिए चयनित डेसिबल प्राप्त करने के लिए कोड, स्रोत और प्रभाव अपडेट करें। तो स्रोत और प्रभाव, सोर्स लेवल, इफेक्ट लेवल, छवि अपडेट करें, जो हमने इमेज डाला है, पाथ की जांच करें, छवि का आकार बदलें, छवि दिखाएं, संदर्भ दिखाएं, और इसके बाद छवि लोड करने में त्रुटि अगर होगी तो मतलब
छवि नहीं मिलेगी तो छवि लोड करने में को दिखाएगी। और मुख्य विंडो डेसिबल चार्ट, रूट टाइटल जो दिखाएगा डेसिबल चार्ट को दिखाएगा, मतलब रूट के टाइटल पे दिखाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में डेसिबल स्तर चुने, उसके बाद डेसी स्रोत और प्रभाव लेवल के लिए, छवि लेवल के लिए, उसके बाद मुख्य लूप। तो ये हमारा जीयूआई मॉडल है। इसके थ्रू अब हम इसको जब हम रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा हमने इसमें क्या किया है। ये पांडाज और टिंकिटर और पिलो का यूज करके हमने इसको जो है, ये इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, ये जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए एनाकोंडा नेविगेटर पे। तो इसको हम करेंगे रन। एक बार इसको देख लीजिए कैसे बना है ये। अब हम इसको रन करते हैं तो जो ये ऊपर वाला चार्ट है इसी का सिस्टम अभी आ जाएगा। आप जब इसको रन करेंगे, इसको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा रन हो गया, रन होके ये पेज खुल गया। इसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे थोड़ा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये डेसिबल स्तर है, डेसिबल चार्ट, ये जो सब दिया गया है यहाँ पे, इसको डेसिबल चार्ट के लिए देखिए यहाँ पे टाइटल जो है डेसिबल चार्ट, इसके बाद क्या है डेसिबल स्तर चुने। ये जो दिया गया ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पे डेसिबल स्तर चुने तो ये इसको शो किया है डेसिबल। डेसिबल यहाँ से जो दिखाई देगा ये डेसिबल में आएगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद स्रोत, ये देखिए टेक्स्ट दिया गया स्रोत, तो यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया प्रभाव। और अगर मतलब अभी कुछ इसमें नहीं हमने किया है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा, टेक्स्ट दिखाई दिया है, कोई छवि नहीं। तो ये सब जो है बना है टिंकिटर का यूज करके और पिलो का यूज करके। और ओएस का यूज किए हम जो है, ओएस का जो यूज किए हैं, ओएस का यूज इमेज को जो है लाके जो है वो दिखाए छवि प्रदर्शित करने के लिए। तो ये हमारा एक मॉडल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें दिया गया है जीरो, पत्ता गिनने जैसी हल्की आवाज। अगर हम जीरो करेंगे तो क्या है, स्रोत, पत्ता, स्रोत क्या है, ध्वनि का स्रोत है पत्ता गिनने जैसी हल्की आवाज। और प्रभाव क्या है, सुनने की न्यूनतम सीमा, तो सुनने की न्यूनतम सीमा। इसी तरह हम क्या करते हैं, 30 डिग्री 30 डेसिबल लेते हैं। तो स्रोत क्या है, फुसफुसाहट सामान्य आवाज, तो फुसफुसाहट सामान्य आवाज। इसके बाद 60 डेसिबल सामान्य बातचीत, सुनने के लिए सुरक्षित। ठीक है, तो यही जो चार्ट है इसको हमने जो है क्या किया है, इसको हमने जो है डेसिबल के अनुसार जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको हम सेलेक्ट करेंगे डेसिबल को, तो वो हमें क्या बता रहा है, ध्वनि का स्रोत और कान का प्रभाव वो बता रहा है। इसी तरह जब हम क्या करेंगे 85 डेसिबल करेंगे तो स्रोत भारी ट्रैफिक, प्रभाव लंबे समय तक सुनने में समस्या हो सकती है। तो अब इसको 100 डेसिबल करेंगे तो क्या 100 डेसिबल में गाड़ी का हॉर्न पास से, स्रोत गाड़ी का हॉर्न पास से, प्रभाव 15 मिनट से ज्यादा सुनने पर नुकसान संभव। इसी तरह जब हम 120 करेंगे डेसिबल तो रॉक कंसर्ट से के पास चिल्लाना, प्रभाव तुरंत सुनने की क्षमता प्रभावित कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं 140 डेसिबल सेलेक्ट करते हैं। तो स्रोत क्या है, हवाई जहाज टेक ऑफ पास से, प्रभाव क्या होगा, गंभीर नुकसान और दर्दनाक दर्द। इसी तरह हम जो है 160 डेसिबल जो है सेलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, स्रोत पटाखे या बंदूक की आवाज, प्रभाव स्थायी सुनने की हानि। तो ये हमारा क्या था, जीयूआई मॉडल, जो हमने इस चार्ट को इसके अकॉर्डिंग जो है सेट करके बनाया है। तो ये कैसे बनाया है, इसको हम करते हैं क्लोज, क्लोज नहीं मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ जो है इस चार्ट को उस फॉर्म में बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है इमेज दिया है और इसका जो है डेटा दे दिया है, इमेज लाके हर डेटा पे जो है हमने दे दिया है। उसके बाद हमने क्या क्या किया है, इस तरह से हमने जीयूआई एप्लीकेशन किया, चयनित डेसिबल प्राप्त करें, स्रोत और अपडेट करें, छवि अपडेट करें, और इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू, स्रोत पर और प्रभाव लेबल, छवि लेबल, मुख्य लूप।
तो ये जब हम उसको रन करते हैं, रन करने के बाद हमारा इस तरह से जीयूआई ये बन के आता है। और उसके बाद जब हम डेसिबल कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके अनुसार वो फिगर आ जाएगा, वहां से उठा लेगा और उसका क्या बताएगा, स्रोत और प्रभाव बताएगा। 120, 140, 0, 160, तो वो प्रभाव बता देगा। इसमें हम और डाटा ऐड कर सकते हैं, यहीं पे डाटा जो है हम आगे बढ़ाते जाएंगे और इमेज ऐड करते जाएंगे, तो इसमें डाटा और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा था क्या, डेसिबल चुनने पर जो है प्रभाव और उसका स्रोत दिखाई दे रहा है। तो ये हमने मॉडल बना दिया। तो हम चलते हैं अब इस सेशन को क्लोज करते हैं। अब इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कान के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी, जिससे आप कान के स्ट्रक्चर और फंडामेंटल को थोड़ा आसानी से जो है विजुलाइज होते हुए देख के समझ जा सकते हैं। तो अब हम इस सेशन को करने वाले हैं क्लोज। हमने क्या क्या किया, इसको वन शॉट भी आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारा कान का स्ट्रक्चर था और ये थोड़ा कोड सेक्शन था। अब इस सेशन को हम करते हैं क्लोज। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।